सैटरडे हुई थी है ना, मंडे नहीं थी। तभी मैं कह रहा हूँ जगह बदल गई सबकी यार फिर से। लेट अस प्रोसीड यार, लेट अस प्रोसीड। कार्रवाई शुरू करते हैं। हमारे ग्राफ कहां तक पहुंच गए थे? स्पेशल ग्राफ हो गए थे, हैवी ग्राफ, हैवी ग्राफ हो गया था। बैक करो बैक करो। एक वी स्क्वायर टी वाला ग्राफ हो गया था, वी स्क्वायर वर्सेस टी नहीं हुआ था ना। एक बहुत बढ़िया ग्राफ बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है ग्राफ का। इधर आ जाओ, लास्ट हमने ग्राफ का क्वेश्चन, ठीक है। इधर फाइंड द एक्सेलरेशन, ठीक है। अभी तुम क्या हो गया, चलाना है। जिसको ठंड लग रही है आगे आ जाओ, इधर जगह है। गर्मी लग रही है एसी चला दो, चलाने के लिए कह रहे हैं वो, मुझे लगा बंद करने के लिए कह रहे हैं। चला लो जो चाहिए इनको, 16 या 17। वाटर ड्रॉप वाला क्वेश्चन हो गया था, नहीं हुआ था? अच्छा, उसका शॉर्टकट बताना था है ना। शॉर्टकट ये गर्ल्स बताइए, आखिरी ड्रॉप जब टैप पर है, आखिरी कौन सा था? चौथा। इधर ध्यान, फर्स्ट वाला जमीन पर था, तो बीच में कौन होगा? सेकंड और थर्ड। तो सारे इंटरवल टीटी के होते हैं, इधर थर्ड होगा रादर, ऐसे चलेगा ना यार। और यहां क्या होगा? सेकंड। नजर बोर्ड पर, सारे टीटी टाइम के लिए चल रहे हैं, रेगुलर इंटरवल है। तो बताइए ऊपर से ये डिस्टेंस क्या होगा? x, ये क्या होगा? 3x, ये क्या होगा? 5x। ये शॉर्टकट था। सो x प्लस 3x प्लस 5x, टोटल 18 दे रखा है, 18। सो 9x किसके बराबर आ गया? 18। x कितना आ गया? 2। ये शॉर्टकट है। पिछली बार हमने पूरे मेथड से किया था, x हमारा 2 आया था, तो इसकी दूरी यहां से कितनी आएगी? 10। इसकी, अब यहां पर देखिए बताइएगा यार, जो सेकंड ड्रॉप है वो कितनी हाइट पर है? 5x पर। तो 5 इंटू 2 कितना हो गया? 10। क्या यहां तक कोई डाउट? ये आ गया 10। अगला ड्रॉप कितनी हाइट पर है? थर्ड वाला, 3x प्लस 5x कितने पर? 8x। तो यानी 8 इंटू 2 कितना आंसर आ गया? 16। क्या कोई डाउट किसी को यहां पर? ये हर इंटरवल बराबर था, तो x 3x 5x कर लीजिए नोट यार। ये है शॉर्ट, फटाफट से। आई होप सबको मेथड क्लियर हो गया। ये टी 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 बना देंगे और x 3x 5x ऊपर से लिखना शुरू करेंगे। लेट अस प्रोसीड। एक अगला क्वेश्चन लिखना नहीं, सिर्फ इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। मान लीजिए जो टैप है उसमें जब पांचवा ड्रॉप निकलने वाला है, तो पहला जमीन पर है, पहला का है जमीन पर। सो हमें बोला गया यहां से लेके यहां तक हाइट है 48 मीटर। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ थर्ड ड्रॉप? थर्ड ड्रॉप इस समय कहां पर होगा? तो पहले हम इधर बना लेते हैं, ये कौन सा होगा? फोर्थ। ये कौन सा होगा? थर्ड। ये कौन सा होगा? सेकेंड। क्या सारे इंटरवल बराबर है? सारे इंटरवल बराबर है, तो क्या टी 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 लिख दे हम सारे? तो क्या क्या लिखा जाएगा? x 3x 5x 7x, इन सबका सम किसके बराबर होगा? 48। सो x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 7x, ये 8, ये 8, टोटल कितना हो गया? 16। तो 32, सॉरी 16x इज इक्वल टू व्हाट? 48। x कितना आ गया? 3। क्या सारे सहमत है? x 3 आ गया, तो बताइए तीसरा ड्रॉप यहां से कितना ऊंचा है? 12x। सो 12 इंटू 3 कितना आ गया? 36। बोला तीसरा ड्रॉप नलके से कितना नीचे? 4x। तो 4 इंटू 3, ये पढ़ लेना। हाइट बोला तो जमीन से, डेप्थ बोला तो टैप से। पॉइंट क्लियर हो गया सबको यार? सो ये हमारी टैप प्रॉब्लम थी।
बड़ी सरल सी। अब हम आते हैं आखिरी ग्राफ पर आज का। लिख लीजिए, ये सबसे बढ़िया ग्राफ है जितने हमने पढ़े हैं उन सब में से। अभी तक ये 4 बैच में हो गया सवाल, सिर्फ एक बैच में आंसर आया है। इसी रूम में बॉयज बैच जो लगता है वहां से आंसर आया था। लिख लेंगे, फाइंड द एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1। फाइंड द एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 in the given v square versus t graph. Find the acceleration at t equal to 1 in the given v square versus t graph. करिए एंजॉय यार। ये ग्राफ है v स्क्वायर वर्सेस t का और ये है स्ट्रेट लाइन। बिना बात के जिसका आंसर आ जाए वो बता सकता है। भाई ऑप्शन हमारे पास आ गए हैं, पहला 0.5, अगला 2, √2 भी आ गया मार्केट में, और कोई 1 भी आ गया। बस 4 ही ऑप्शन होते हैं। इसके अलावा भी किसी का है तो बता सकते हैं। बहुत बढ़िया सवाल, सिर्फ एक लड़के का आंसर आया था। क्या कह रहे हैं वो तो आप बताएंगे मुझे अपना आंसर, फिर मैं बताऊंगा। हाँ, √2 यहां है, इसके अलावा 2√2, 2√2 0.2। मैं नंबर लाइन बना देता हूं, अब शुरू करिए। 0 हाँ जी, किसका आंसर और कितना 4। ओके, एनटी अभी शर्मा जाए। 7 ऑप्शन और मजे की बात कोई भी सही नहीं। आंसर है बोनस है ना आपका, क्योंकि 7 ऑप्शन तो है ही नहीं इनमें से। आंसर है 1/√2। 1/√2 कैसे, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं। पहली चीज, अगर यहां पर गर्ल्स y है और यहां x है, मुझे बताइए व्हाट इज dy/dx। tan थीटा। क्या आपको लिखना आता है tan थीटा इज इक्वल टू d/dx किसका, y का। अगर मैंने यहां कर दिया था y3, यहां कर दिया होता x2, तो इसका मतलब क्या होता, dy3/dx2। अगर मैं x लिख दूं तो ये क्या होगा, x। जो यहां होता है वेरिएबल वो ऊपर और ये वाला वेरिएबल कहां आता है, नीचे। तो यहां पर अगर मैं tan थीटा लिखूं गर्ल्स, तो वो किसके बराबर होगा, d/dt। किसका ले रहे हैं, v स्क्वायर का। अब क्या v स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना नहीं आता, क्या होता है 2v इंटू चेन रूल, t के रिस्पेक्ट में dv/dt। एंड व्हाट इज tan थीटा, 2/1। ये 2 है, 1 है। पॉइंट समझ पा रहे हैं सारे यार। और यहां से 2 कट गया, आंसर क्या आ गया 1/v। और dv/dt को क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन। तो अब v की वैल्यू चाहिए हमें। v स्क्वायर हमारा 2 है, तो v कितना होगा, √2। ये यहां आएगा। क्या समझ पा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको इसलिए दिया है ताकि कोई भी नया वेरिएबल आ जाए आपको ये याद रहे tan थीटा ऊपर वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू नीचे वाले का।
अगर मैं v क्यूब कर देता तो आंसर क्या था 3v²। पॉइंट समझ पा रहे हैं? ये क्वेश्चन देने का रीजन यही था, ताकि इस तरह के कोई भी अगर ऑप्शन आ जाए तो आप हिले ना, हिला दे क्वेश्चन को। आज तो हिले हैं यहां पर। बहुत बढ़िया सवाल है। सिर्फ एक लड़के ने आंसर निकाला था, यहां बैठा हुआ था आप ही की जगह। ए है 1/√2। कंसेप्ट समझ लीजिए, आंसर से इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। अब कल को कुछ भी आ जाए यहां पर तो आपको पता क्या करना है। सपोज जस्ट फॉर फन ये मुझे देता f² वर्सेस t का, या p² वर्सेस t का। p मोमेंटम होता है, हाँ है ना। मुझे पूछा फोर्स एट t इक्वल टू 1, तो आप देखो क्या यहां से tan थीटा लिख सकते हैं? tan थीटा क्या होगा? d by dt of what? dp square. What is the derivative of p square? 2p into dp by dt. What is tan theta? 2. What is dp by dt? Force. So आंसर क्या आ जाएगा? 1/p. क्या पॉइंट समझ पा रहे हैं? ये अलग पूरा डोर खोल देगा आपको थिंकिंग का, इसलिए मैंने आपको दिया एक रैंडम क्वेश्चन है। बात समझ गए सारे यार? तो जब भी आपको नहीं पता क्या है तो आप डेरिवेटिव लेके tan थीटा लिख दो, एक साइड से ग्राफ से और दूसरी साइड से कैलकुलस आता ही है। एक और तरीका, अगर आपको यहां देखिए इक्वेशन बनाना चाहे, क्या हम कह सकते हैं t इक्वल टू 1 पर v² की वैल्यू 2 है, तो क्या मैं v² को 2t लिख सकता हूं जैसे y इक्वल टू x लिखते हैं? क्या यहां y इक्वल टू 2x लिख सकते हैं? भाई लिख सकते हैं। अगर ये y होता, ये x होता और ये 2 होता, 1 पे 2, तो आप क्या लिखते हैं? y इक्वल टू 2x। तो क्या आप यहां से v लिख सकते हो √2 इंटू टी की पावर 1/2। अब कैलकुलस लगा लो। व्हाट इज dv by dt? एक्सेलरेशन। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस? 1/2 टी की पावर -1/2, एक कम हो गया। और टी की वैल्यू क्या डालनी है? 1। टी 1 डाल दिया तो 1 ही आ गया। व्हाट इज √2/2? 1/√2। मुझे कोई क्वेश्चन दिखता है तो मैं उसको बहुत तरीके से अप्रोच करने की कोशिश करता हूँ। पॉइंट समझ पा रहे हैं सर यार? ये मैं अपने टाइम पे पढ़ते हुए कैसे सोचता था वो बता रहा हूँ यार। बिकॉज आई डिड नॉट हैव कोचिंग, मुझे बुक्स के थ्रू और खुद ही सोचना पड़ता था। आपको सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर यार, बताया जा रहा है क्या रेलेवेंट है क्या नहीं है। सो घर जाके एक बार प्रैक्टिस जरूर करा करें। मैंने जैसे ही क्वेश्चन देखा पहली बार तो मैंने इससे मिलता जुलता अपने आप बना लिया। जैसे आपको दिखाया p² t का, और मेरे से क्या पूछ लिया गया? फोर्स। अगर मैं यहाँ पर x² t का देता तो मुझे वेलोसिटी मिल सकती थी। समझ पा रहे होंगे यार? कैसे मिलती वेलोसिटी बताइए? अब आपको अच्छा लग रहा होगा। tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? d बाय dt ऑफ व्हाट? x²। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2x इंटू dx बाय dt। क्या वेलोसिटी बन जाएगा? जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार अच्छा लगने लगेगा। पहली बार बहुत अजीब लगा होगा जब मैंने किया। अभी क्लियर हो गई बात सबको यार? ठीक है। यहां जितना ये हमने किया है लास्ट, यहां तक नीट का सिलेबस है आपका माइनर के लिए, जो आपका कमिंग माइनर है 16 तारीख को। अब जो आगे पढ़ेंगे, यहां तक सिलेबस खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन, वो कोर्स में नहीं आ रहा माइनर के। शैल वी प्रोसीड? चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रिलेटिव मोशन। भाई व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव? ये रिलेटिव मोशन सबसे पहले हमारे घर वाले सिखाते हैं हमें। कैसे? आपने कहा पापा पेपर बहुत अच्छा हुआ, तो आपने बताया मेरे 100 में से 90 नंबर है। तो पिताजी ने पहला क्वेश्चन ये पूछा कि शर्मा जी के बेटे के कितने? तो उन्होंने एब्सोल्यूट में इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर उनके 95 है, आपके 90 है, तो वो आपके 90 नहीं कहेंगे, आपके -5 कहेंगे। क्या कहेंगे? -5। अगर मान लीजिए आप ही टॉपर हैं और पिताजी ने पूछा, आपने बोला पिताजी मेरे हाईएस्ट है 95, हाईएस्ट नहीं है मेरे 95 है, तो पिताजी ने पूछा टॉपर कौन है, तो क्या बोलोगे? सामने खड़ी है। मतलब अब अपने ही रिलेटिव बात हो रही है।
क्या हो रही है? अपने रिलेटिव बात हो रही है। यहां पर हम जो पढ़ने वाले हैं रिलेटिव मोशन, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, वो किसी और के रिस्पेक्ट में। बहुत आराम से समझते हैं, कोई जल्दी नहीं। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, पूरे चैप्टर का रिलेटिव मोशन का एक ही फॉर्मूला है, उसको ध्यान से समझेंगे। यहां पर दो पार्टिकल हैं ए और बी। मान लेते हैं ये है ए, ये है बी। पूछा ए की पोजीशन क्या है? मान लेते हैं, आप हाथ खड़ा करें, खड़े हो जाए एक बार। ये है ए और इनको मूवी देखनी, इनको प्रोजेक्टर बहुत अच्छा लगता है, तो ये बी क्या है? प्रोजेक्टर। ये ए है और ये क्या है? बी। मैंने कहा इनका पोजीशन वेक्टर क्या है? तो पहले पूछेंगे किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन। वो दरवाजा ओरिजिन है, तो यहां से एक एरो आया, इन तक पहुंचा, तो ये बन गया क्या? आर है। क्या यहां तक कोई डाउट नहीं? प्रोजेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या है? वहां से लेके यहां तक, ये लिखा आर बी। सो अगर मैं बोलूं व्हाट इज आर ए, ये अभी तक हम पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स में, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बट जब नहीं बोला जाता तो किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन या कोऑर्डिनेट एक्सिस या ग्राउंड। व्हाट इज आर बी? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? ओरिजिन। अब मैं कहूं अगर ये प्रोजेक्टर को देख रही हैं तो इनके रिस्पेक्ट में प्रोजेक्टर कहां है? तो अब ये ओरिजिन बन गई, अब यहां से एक एरो जाएगा। सो अगर मैं बोलूं व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, आर बी ए, इसका मतलब ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बट किसके रिस्पेक्ट में? ए। जब यहां कुछ नहीं लिखा तो किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन। जब ए लिखा है तो मतलब उसके रिस्पेक्ट। सो ये एरो आएगा ए से, इनकी तरफ से, किसकी तरफ? प्रोजेक्टर की तरफ। तो इस एरो को मैं क्या बोलूंगा? आर बी ए। बैठ जाइए, अब खड़े क्यों हैं? बैठिए बैठिए। आर बी ए। सो दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ व्हाट? बी। किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में। बस। अब आप मुझे ट्राइंगल लॉ से बताइए, अगर एक वेक्टर ये है, एक ये है, तो क्या इनका सम इसके बराबर होगा? हाँ है ना? सो क्या मैं कह सकता हूं आर ए या आर ए प्लस आर बी ए, ये आर ए और ये क्या है? आर बी ए। इन दोनों का सम किसके बराबर है? आर बी। सो व्हाट इज आर बी ए? आर बी माइनस आर। क्या सहमत है सारे? सो मतलब जब मुझे आर बी ए लिखना है तो इसका एक ही फॉर्मूला है, किसके बराबर? आर बी माइनस आर ए। मतलब जो पहले लिखा है वो पहले आएगा, जो बाद में लिखा है वो बाद में आएगा। व्हाट इज आर वन टू? आर वन। व्हाट इज आर पी क्यू? व्हाट इज आर राजू विद रिस्पेक्ट टू किशमिश? जो पहले है वो पहले आएगा। पूरे चैप्टर का एक ही फॉर्मूला है इसमें, जो मैंने बोर्ड पर लिखा है। रिलेटिव में थ्रू आउट हम यही काम करने वाले हैं, आर बी माइनस आर ए। अब मुझे बताइए, तीन चीजें होती हैं। एक तो होता है पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर भी लिख सकते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। गर्ल्स ये क्या लिखा है मैंने? किसकी पोजीशन चाहिए? तो पहले हम ए लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे? बी। तो बताइए क्या फॉर्मूला होगा? आर ए माइनस आर बी। व्हाट इज वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी? वी ए बी। किसके बराबर होगा? वी ए माइनस वी बी। क्या कोई डाउट? और व्हाट इज एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी? सो लिखेंगे ए ए बी इज इक्वल टू ए ए माइनस ए बी। क्या सबको समझ आ गया? जो चीज पूछ रही है वो पहले। अगर हमें इसकी पोजीशन चाहिए, बी की चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में। ट्राइंगल लॉ से दिख रहा है क्या आ रहा है? आर बी माइनस आर ए। ऐसे वेलोसिटी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को भी कर सकते हैं। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वी आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। करिए नोट। बहुत ही सिंपल फंडा है, जिसका चाहिए वो पहले, जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए वो बाद में। भाई आपके मार्क्स हैं, मार्क्स, योर मार्क्स इज इक्वल टू 94, फ्रेंड मार्क्स इज इक्वल टू 90। अब ध्यान से सुनना, व्हाट इज योर मार्क्स? योर मार्क्स रिलेटिव टू फ्रेंड। तो पहले किसके आएंगे? जो पहले लिखा है।
योर मार्क्स मतलब 94, फ्रेंड के बाद में, तो मतलब आपके फ्रेंड से कितने ज्यादा है, 4 ज्यादा है। अगर उल्टा लिखते फ्रेंड विद रिस्पेक्ट टू यू -4, तो जिसका पूछा है वो पहले और जिसका रिस्पेक्ट में पूछा है वो बाद में। लेफ्ट वाला डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं, ये राइट में जो 3 लिखे हैं ये अनिवार्य हैं। पूरे चैप्टर का यही काम होगा। क्या बात है, किसने अभी तक एक भी छुट्टी नहीं मारी? बहुत बढ़िया। चलिए मूविंग ऑन यार, ये आंसर आ गया अपना। आंसर क्या, फॉर्मूला आ गया रादर, RAB VAB और AAB। अब पहला सवाल करते हैं, नजर सबकी बोर्ड पर, नजर सबकी बोर्ड पर। देखिए लिख लीजिए, अंग्रेजी में लिखिए। राजू इज रनिंग टुवर्ड्स ईस्ट, Raju is running towards east with 8 meter per second. Raju is running towards east with 8 meter per second. And Rani is running after him. And Rani is running after him with speed 3 meter per second. And Rani is running after him with speed 3 meter per second. कोई डाउट नहीं? क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ राजू with respect to Rani. Find the relative speed of Raju with respect to Rani. बिल्कुल सिंपल सा फंडा, यहां भाग रहा है राजू, राजू का भी कितना दे रखा है 8, और रानी उसी के पीछे भाग रही है कितने से 3। ध्यान इधर, ध्यान इधर। अब हमें बोला गया वेलोसिटी ऑफ, पहले क्या पूछा है, राजू, किसके रिस्पेक्ट में, रानी। स्लैश भी लगा सकते हैं आप, तो ये लिखेंगे पहले किसका लिखेंगे, राजू, फिर क्या, रानी। डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे, क्या दोनों राइट की तरफ है, तो इसको लिख दिया 8 आई कैप, इसको क्या लिख दिया 3 आई कैप। आंसर क्या आ गया 5 आई कैप। मतलब हमें एक चीज ये पता चल गई, ध्यान से देखना। मान लेते हैं राजू रानी एक साथ ही खड़े हुए थे, राजू 8 मीटर अगर चला 1 सेकंड में, तो इनके बीच में गैप कितना बढ़ गया 8 से, बट रानी भी 3 आगे चली गई, तो अब इनके बीच का इफेक्टिव गैप कितने से बढ़ रहा है हर सेकंड, 5। वही दिखा रहा है। अगर दोनों एक ही जगह पे खड़े थे और राजू गया 8, तो गैप कितने से बढ़ा 8, बट रानी भी आगे गई कितना 3, तो अब गैप कितना रह गया 5। तो हर सेकंड गैप कितने से बढ़ रहा है 5। रिलेटिव सेपरेशन इनके बीच में कितने से बढ़ रही है 5 से। सो यहां पर हमें एक चीज का ध्यान रखना है, बार बार हम ऐसे नहीं लगाएंगे, जब भी सेम दिशा में दौड़ेंगे तो हम रिलेटिव के लिए क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। v रिलेटिव इज इक्वल टू v2 माइनस v1, बड़े में से छोटे को क्या कर देंगे सबट्रैक्ट। कुछ भी लिख सकते हैं, v1 माइनस v2 या v2 माइनस v1। अब आप मुझे बताइए, अगर ये है राजू, ये है काजू, ये गया इधर 14 से और ये इधर गया 8 से, तो इनके बीच का गैप कितने से बढ़ रहा है 6 से। इसको लगेगा कि मैं रुका हुआ और ये दूर जा रहा है मेरे से कितने से 6 से। इसको लगेगा मैं रुका हुआ और ये पीछे की तरफ जा रहा है किससे 6 से, क्योंकि इनके बीच का गैप बढ़ता जाएगा टाइम के साथ।
6 के गैप से बढ़ रहा है, इसको लग रहा है आगे जा रहा है और उसको क्या लग रहा है ये पीछे जा रहा है। जैसे आप ट्रेन में बैठे हैं तो आप ट्रेन तो आगे जा रही है, पेड़ पे बैठे हुए व्यक्ति को लगेगा कि ट्रेन कहां जा रही है आगे, बट आपको क्या लगता है पेड़ कहां जा रहे हैं पीछे। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा सेम। ये जो है हमारे पास 5, रानी को लग रहा है कि राजू गैप बढ़ा रहा है 5 से, और राजू को लग रहा है कि रानी गैप बढ़ा रही है 5 से पीछे की तरफ जाके। क्या तक बात समझ आ रही है? मैग्नीट्यूड क्या रहेगा दोनों का सेम, कितना 5। अब मान लो दोनों एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, रानी राजू, और ये हमने लिखा V2 3 और V1 लिखा 8। नजर बोर्ड पर, यार नजर बोर्ड पर। तो मुझे बताइए इस बार हमें चाहिए वी रानी, इस बार रानी का निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू राजू। तो क्या लिखेंगे विरानी माइनस विराजू। तो वी रानी क्या लिखा जाएगा 3i कैप, और ये इस तरफ है तो 8i कैप या -8 है क्या माइनस माइनस प्लस हो गया। सो क्या लिखा जाएगा 11i कैप। अब देखिए दोनों कुछ गैप पे थे, ये इधर 3 आई तो ये इधर 8 आया, इनके बीच का गैप कितने से खत्म हुआ 11 से। हर सेकंड कितने नजदीक आ रहे हैं 11। पहले इनके बीच का गैप बढ़ा था कितने से 5 से, अब ये हर सेकंड कितने नजदीक आ रहे हैं 11 मीटर से। तो जब भी ऑपोजिट में भागेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी ऑपोजिट दिशा में। अब बार बार जब भी हम लेंगे तो वी रिलेटिव को डायरेक्टली क्या लिखेंगे V1 प्लस V2। क्या सारे सहमत हैं? भाई ये 2 कार हैं, देखते हैं आंसर करेंगे कब मिलेंगी ये। कार ए कार बी, ये इधर जा रही है कांस्टेंट स्पीड 9 मीटर पर सेकंड से, और ये इधर जा रही है 6 मीटर पर सेकंड से, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है 240 मीटर। डी कितना है 240। तो मुझे बताइए सब भूल जाएं, ए को अगर बी के पास पहुंचना तो रिलेटिवली कितना चलना है 240। सो कहना इसे टाइम इज इक्वल टू डी बाय रिलेटिव वेलोसिटी। तो मुझे बताइए क्या ऑपोजिट है या सेम है, सेम। सेम में गति बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो ये तेज होगा तभी पकड़ पाएगा इसको। सो क्या लिखेंगे हम डी रिलेटिव, डी इज 240 एंड व्हाट इज वी रिलेटिव 9 माइनस 6। तो 3 और ये 240 कितना टाइम आएगा 80 सेकेंड्स। क्या कर पाएंगे सारे? इसका जवाब दीजिए। अगर मैंने यहां इसको ऐसे रखा होता कार ए कार बी, क्या ये अब सेम है या ऑपोजिट है, चेक करके बताइए। ऑपोजिट। और इनके बीच की दूरी है 360 मीटर। कितने टाइम बाद मिलेंगे? क्या लिख सकते हैं डी बाय वी रिलेटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है तो हम बोलेंगे 360 अपॉन u1 प्लस u2 3 प्लस 7। ऑपोजिट में क्या होते हैं ऐड। अब बार बार ये नहीं करेंगे हम, तो ये आ जाएगा अपने पास 360 बाय 10 यानी कितना 36 सेकेंड्स। क्या कोई डाउट किसी को? एक क्वेश्चन ये बताइएगा देख के, कौन पहले टकराएगा? ये कार ए है, ये बी है और ये सी है। ये गति है 8 मीटर पर सेकंड, ये है 4 और ये है 11 मीटर पर सेकंड। कौन पहले मिलेगा? बी सी से भी टकरा सकता है और ए बी से भी टकरा सकता है। बी और सी पहले टकराएंगे, ऐसा क्यों? भाई डिस्टेंस भी तो हो सकता है 10 मीटर हो और ये 10 किलोमीटर दूर हो, तो डिस्टेंस के बिना हम नहीं बता सकते। हो सकता है 5 मीटर की दूरी पे हो और ये 50,000 किलोमीटर हो, तो ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस जब तक नहीं दिए हम नहीं बता सकते। अब मुझे बताइए यदि ये डिस्टेंस है 24 मीटर और ये डिस्टेंस है 120 मीटर,
तो पहले मुझे बताइए विच कार्स विल कोलाइड फर्स्ट, क्वेश्चन ये है विल कोलाइड फर्स्ट। तो पहले मुझे बताएंगे सॉल्यूशन देख के टी ए बी मतलब ए और बी का मिलने का समय, कितनी दूरी है इनके बीच में 24 है 24। और अगर मैं बात करूं इनकी स्पीड सेम डायरेक्शन में तो क्या लिखेंगे v1 माइनस v2, क्या लिखा जाएगा बताइए 24 बाय 11 माइनस 8 यानी कितना 8 सेकेंड्स। क्या यहां तक कोई डाउट किसी को? अब बताइए टीबीसी d2 अपॉन ये गति ऐड हो जाएगी v2 प्लस क्या v3। दूरी कितनी है 120, गति कितनी है 8 और 4 कितना आ गया 10 सेकंड। तो पहले कौन टकराएगा ए बी। क्या क्वेश्चन समझ आ गया सबको? अभी हम रिलेटिव लगाना सीख रहे हैं। सेम दिशा में घटाई जाएंगी गति, ऑपोजिट में जोड़ी जाएंगी। हो गया नोट सबका? इसी में पहले हम वो भी लिख लेते हैं ओवरटेकिंग और क्रॉसिंग। व्हाट डू यू मीन बाय ओवरटेकिंग? ओवरटेकिंग का मतलब क्या होता है? सबसे पहला काम ओवरटेकिंग में सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे और एक कार पीछे होगी, जा किस में रहे होंगे सेम डायरेक्शन में। एक कार पीछे होगी और जो पीछे वाली होगी वो तेज होगी तभी क्या कर पाएगी ओवरटेक। मतलब समझिएगा ध्यान से, ये एक ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन है, पैरेलल ट्रैक्स पे चल रही है। ये गई v1 गति से या ये v1 से ये v2 से। इस ट्रेन की लंबाई है l2 और इसकी लंबाई क्या है l1। मुझे बताइए ये ट्रेन पीछे है सेकंड वाली और फर्स्ट वाली आ गया, क्या ओवरटेकिंग स्टार्ट हो गई? नहीं, ओवरटेकिंग तब स्टार्ट होगी जब इसका फ्रंट इसके बैक पे होगा। अब ओवरटेकिंग स्टार्ट हुई है। क्या ओवरटेकिंग खत्म हो गई? नहीं, जब इसका बैक इसके फ्रंट पे आ जाएगा तब ओवरटेकिंग खत्म होगी। अगर आपसे ओवरटेकिंग का टाइम पूछता है तो अभी ओवरटेकिंग स्टार्ट नहीं हुई, अभी ओवरटेकिंग स्टार्ट नहीं हुई, अब हुई। इसका फ्रंट इसके बैक पे आ गया और क्रॉस करके जब ये इसका बैक आगे आ गया तब हम बोलेंगे ओवरटेकिंग क्या हो गई कंप्लीट हो गई। सो मुझे देख के बताइएगा, अगर ये हम ओवरटेकिंग के लिए जानना चाहते हैं तो ये वाली ट्रेन तेज होगी तभी ओवरटेक कर पाएगी, इसकी गति क्या है ज्यादा, तो थोड़ी देर में ये उससे आगे निकल आएगी, निकल आएगी आगे। तो ये ट्रेन का हेडलाइट था, अब ये हेडलाइट यहां पहुंच गया। मुझे बताइए इस हेडलाइट ने कितनी दूरी तय की, सोच के बताना। ये वाली लेंथ क्या थी L2
ये वाली लेंथ क्या थी L1 और ये लेंथ भी क्या है L2। तो इस पॉइंट को देखो, एक तो इसने L1 चला है और यहां पहुंचा तो साथ में क्या चला है L2, तो इसने डिस्टेंस कितना चला है L1 प्लस L2, रिलेटिव डिस्टेंस कितना चला है L1 प्लस L2। इसने जितना भी चला है उससे कितना ज्यादा चला है L1 प्लस L2। सो अगर मुझे ओवरटेकिंग का टाइम चाहिए तो डिस्टेंस कितना आ गया L1 प्लस L2। क्या सेम दिशा में गति है या ऑपोजिट, सेम, तो क्या लिखा जाएगा V2 माइनस V1। क्या सबको फॉर्मूला याद आ गया, L1 प्लस L2 अपॉन V2 माइनस V1। बहुत आराम से देखते हैं। अगर हमें ये बोल दिया होता टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 80 मीटर and 120 meter traveling in same direction with speeds 9 meter per second and 5 meter per second. Find time of overtaking. Find time of overtaking. अब overtaking हमें पता है सेम दिशा में होती है, तो मेरे को तो ये पता है यार, टाइम के लिए मैं लिखूंगा क्या, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना चलता है हमेशा L1 प्लस L2 और सेम दिशा में गति घटाई जाती है तो बड़े में से छोटी। तो ये आ गया 80 प्लस 120 अपॉन 9 माइनस 5। अब डायग्राम नहीं बनाएंगे बार बार, वो तो एक बार समझने के लिए बना लिया, फॉर्मूला याद रखेंगे L1 प्लस L2 अपॉन V1 माइनस V2। सो 200/4 कितना आंसर आ गया 50 सेकेंड्स। क्या सवाल सबको समझ आ गया। अब कई बार ट्रेन ओवरटेक नहीं कर रहे, ट्रेन और एक बर्ड कर रहे हैं, मान लेते हैं एक तोता है, पैरट, जैसा आप बनाना चाहे अपनी कॉपी में, फिर मुझे बताइएगा कैसा लग रहा है। तोता जा रहा है इधर 8 मीटर पर सेकंड से और ट्रेन जा रही है इधर 18 मीटर पर सेकंड से। क्या तोता ओवरटेक कर पाएगा कभी नहीं, आगे वाला फास्ट है तो निकल जाएगा। तोते की गति को क्या होना पड़ेगा ज्यादा। मान लेते हैं ये जा रही थी 3 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड से, क्या अब ओवरटेक कर सकता है। ओवरटेक कब करेगा, जब इसकी चोंच ट्रेन के बैक एंड पे आएगी, और खत्म कब होगा, जब ये आगे आ जाएगा। अब मुझे बताइए ट्रेन की लंबाई हमें दे रखी है 240 मीटर, आप ट्रेन वाला ही फॉर्मूला लगाइए, इस तोते की लंबाई नेग्लिजिबल होती है तो L2 को क्या लिख लेंगे 0, फॉर्मूला वही लगाइए ताकि दिमाग ना खर्चो। हम कह सकते हैं ट्रेन इज कंप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ पैरेट, सो टाइम ऑफ ओवरटेकिंग, फाइंड टाइम ऑफ ओवरटेकिंग। आई थिंक फंडा क्लियर है यार। आप देख रहे हैं कोई बड़े बड़े फॉर्मूले नहीं है, कोई डेरिवेटिव नहीं, कोई कुछ नहीं। सो उत्तर हमारा यहां पर फिर आ गया T इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन बड़े में से छोटा। तो हमने कहा तोते की लंबाई 0 और इसकी 240 और 8 माइनस 2, आंसर कितना आ गया 40 सेकेंड्स। 240/6 यानी 40 सेकेंड्स। अगर बोल दिया तोता को हमें 2 मीटर का मानना है तो मान सकते हैं। तोता नहीं हुआ, पीकॉक हो गया, कुछ भी हुआ। क्या कह रहे हैं, कोई भी हो सकता है। अगर नहीं थी उसकी डायमेंशंस किसी लिविंग बॉडी की तो हम उसकी 0 मानेंगे। दोबारा, ओवरटेकिंग सेम दिशा में या ऑपोजिट, सेम दिशा में, पीछे से आएगा और आगे निकल जाएगा उसके, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ओवरटेकिंग। इसका विपरीत है क्रॉसिंग। क्रॉस, आप यहां से 1 बजे घर जा रहे हैं और 1 बजे आपकी फ्रेंड एलन की तरफ आ रही है, तो क्या दोनों एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस। जब विपरीत दिशा में आएंगे तब क्या बोलेंगे, क्रॉसिंग। सेम दिशा में जाएंगे तो क्या बोलेंगे, ओवरटेकिंग। तो यहां पर दिमाग में रखना है क्रॉसिंग इन्वॉल्व्स ऑपोजिट डायरेक्शन। अब आप देखिए क्रॉसिंग शुरू कब हुई,
अब मान लीजिए इनकी दोनों की ट्रेन की लेंथ है, क्या क्रॉसिंग शुरू हो गई? नहीं, जब दोनों के फ्रंट कोइंसाइड करेंगे अब क्रॉसिंग शुरू हुई, और जब दोनों के एंड कोइंसाइड करेंगे तो क्रॉसिंग खत्म हो गई। अभी क्रॉसिंग शुरू नहीं हुई, देखिएगा ध्यान से, क्रॉसिंग शुरू नहीं हुई, अब शुरू हुई, और अब जाके क्या हो गई? खत्म। सो अगर हमसे पूछा गया कितना टाइम लगा क्रॉसिंग में, तो ये दोनों की हेडलाइट है और ये वाली ट्रेन उठ के आगे चली गई। तो मुझे फिर से बताइए, इस ट्रेन ने कितना चला? एक तो इसकी लंबाई, एक अपनी लंबाई, डी नहीं बदलेगा, डी अभी भी क्या रहेगा? सेम, L1 प्लस L2। ये L1 है, ये L2 है। इस ट्रेन की लंबाई क्या थी? L1। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में देखिए कितना गैप है? L2 और L1, यानी L1 प्लस L2। क्या ऑपोजिट दिशा में गति ऐड होती है? ये V1 और ये क्या है? V2। सो क्या लिखा जाएगा नीचे? V1 प्लस V2, इतना सा चेंज हुआ है। भूल भी जाए तो आपको पता है सेम दिशा में घटाई जाती है, ऑपोजिट में जोड़ी जाती है। कर लीजिए नोट। किसमें आपको ट्रेन ज्यादा तेज चलती हुई दिखाई देगी? जब दो ट्रेन साथ साथ चल रही है, या जब क्रॉस कर रही है? क्रॉस, क्रॉस में रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? V1 प्लस V2। तब ज्यादा स्पीड से क्रॉस करती हुई दिखाई देंगे, टाइम कम लगेगा। यही सोच रहे थे आप अभी? जो पॉज आया था 2 सेकंड का, वो आप दिमाग में यही सोच रहे थे कि टाइम। मैं रिएक्शन देख के बता देता हूं। क्या हुआ? चलिए मूविंग ऑन यार। ये आ गया अपने पास टाइम ऑफ क्रॉसिंग। अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्रॉसिंग अभी आप बना लेंगे, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। करें एंजॉय। टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 80 मीटर each are traveling या आर अप्रोचिंग ईच अदर। अप्रोचिंग ईच अदर का भी मतलब क्या है? इन ऑपोजिट डायरेक्शन with speeds with speeds 11 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड टाइम ऑफ क्रॉसिंग। बिल्कुल सही यार, ये सवाल तो आप देखते ही बना लेंगे, मॉडल के भी आज मार्क करा देंगे। फिर अभी थोड़ा सा फन करते हैं। D1 प्लस D2 अपॉन V1 प्लस V2। हाँ जी, देख के बताइएगा व्हाट इज V1 प्लस D2। दोनों 80 मीटर की है, अपॉन गति विपरीत दिशा में 11 प्लस 5, सो 160 अपॉन 16। कितना टाइम लगेगा? यूनिट में अगर दूसरा आ गया तो कर पाएंगे कन्वर्ट? किलोमीटर पर आवर दे दी तो आई थिंक 5/18 से मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे आते हैं यार। एक कन्वर्जन का ध्यान रखेंगे। एक जो मीटर है
वो कितने फीट के बराबर है? 3.28 फीट। अप्रोक्सीमेटली आप 3.3 फीट कह सकते हैं। कितना कह सकते हैं? 3.3 फीट। एक आधे क्वेश्चन में ग्रेविटी की वैल्यू फीट में दी होती है, वहां तो जरूरत नहीं पड़ती कन्वर्ट करने के लिए, बट अगर आया तो आप कर सकते हैं। आप मुझे बताइए ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसको 3.3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 होता तो क्या आता? 33। 10 से थोड़ा कम होता है, तो आंसर आता है 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ये याद हो जाना चाहिए, वहां पेपर में कन्वर्ट ना करना पड़े। जी की वैल्यू 9.8 या फिर 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। साइड पे लिख लो कहीं भी। कन्वर्जन सबको आता है यार, ये सारे फीट टू इंचेस, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.54। इतना ही चाहिए, मैं लिख दिया मैंने बोर्ड पर जितना चाहिए, वैसे पता होना चाहिए यार। जब छोटे से तो कभी मेजर नहीं की हाइट। अब तो आपके पास टाइम नहीं होता, आप बता रहे थे। बचपन में तो की होगी मेजर, फटाफट। मुझे यार सारे यूनिट्स पता होते थे। मैंने यूनिट कन्वर्जन सीखा ही ऐसा था, घर में इंची टेप होती थी, सबको खड़ा करके मैं उसकी मेजर करता था, फिर यूनिट कन्वर्ट, फिर कभी इंचेस, कभी डेसीमीटर, कभी हेक्टामीटर, तो सारे यूनिट्स कंफर्टेबल हो गए। किताबों से पढ़ा ही नहीं। बड़ा सिंपल सा फंडा था यार। भाई आपको ये चीजें सीखनी चाहिए, कल को आप अपनी प्रॉपर्टी लोगे हॉस्पिटल के लिए, वो बोलेगा गज में है, स्क्वायर फीट में है, तो क्या करोगे? मैं सर को फोन करती हूँ कि सर यूनिट क्या है। यूनिट तो पता होने चाहिए यार। कल को अपने एग्रीकल्चर के लिए लैंड लिया, हेक्टेयर में आ रहा है ना? या फिर ऐप पे भेजेंगे डाउट, सर अर्जेंट। चलिए मूविंग ऑन यार, कार्रवाई आगे लिखे अब। नेक्स्ट आएगा अपने पास गर्ल्स, इधर ध्यान। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहे हैं। बताइए पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? v इज इक्वल टू, जस्ट फॉर फन लिख रहा हूं, आपको लगानी आती है, एक रिलेटिव के लिए लिख रहा हूं, नीचे रिलेटिव वर्ड ऐड करके बस। रिलेटिव मोशन में अगर a रिलेटिव कांस्टेंट है तो तीन इक्वेशन दोबारा से ट्रिगर हो गई। कौन कौन सी? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, वीरल, यूरल, एरल, टी के साथ कुछ नहीं है, टी के साथ कुछ नहीं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या लिखेंगे? एसरल, यूरल, एरल। और थर्ड, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या क्या था? वीरल, यूरल, एरल, इजराइल। क्या यहां तक ओके है? ये तीन इक्वेशन हमारी क्या हो जाएंगी? ट्रिगर हो जाएंगी। अब इसके लिए पहले रिलेटिव समझते हैं, लगाना कैसे। ध्यान सबका बोर्ड पर, ध्यान सबका बोर्ड पर। हमें बोला गया टू कार्स ए एंड बी स्टार्ट साइमल्टेनियसली as shown and collide after 10 seconds. Find initial separation. Find initial separation. ये हमें दे रखा है चित्र, कार ए, कार बी, एक्स, इसकी हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 5, इसकी दे रखी है 6। क्या है, कभी ओवरटेक कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। 5 है, क्या है? 6। बट इसकी एक्सेलेरेशन दी है आगे की तरफ क्या? 2। और इसकी रिटार्डेशन दी है पीछे की तरफ क्या? मान लेते हैं 1। इसकी गति धीरे धीरे क्या होगी? कम। और इसकी क्या होगी? बढ़ेगी। तो क्या ओवरटेक कर सकते हैं? बिल्कुल। तो अप्रोच क्या रहेगी? आइए देखें। सबसे पहला काम है आपको किसी एक कार को रोक दो।
मान लेते हैं हमने 2 वाली कार को रोका, 2 को ऑब्जर्वर बना दिया, तो 1 को चला रहे हैं। अब 2 को ये लग रहा है कि 1 इसकी तरफ चल के आ रही है, तो मुझे बताइए व्हाट इज U12। U12 फॉर्मूला क्या होता है, U1 माइनस U2। बताइए U1 कितना है 5, ये कितना है 6, कितना आंसर आ गया -1। समझ रहे हैं बात। अगर ये 8 होता तो यहां क्या कर देते 8 माइनस 6, तब क्या लिखते 2। क्या सारे सहमत हैं। अब मुझे बताइए व्हाट इज A12। A1 माइनस A2। A1 कितना है 2, और ये 1 है या -1 है। सो ऑपोजिट में हमें ऑलरेडी नो दैट दीज आर गोइंग टू बी एडेड एंड इन सेम डायरेक्शन दीज आर गोइंग टू बी सबट्रैक्टेड। तो डायरेक्टली भी लिख सकते थे 8 माइनस 6 और 2 प्लस 1। क्या वही आ रहा है आंसर। अब मुझे बताइए, हमें बोला ये 10 सेकंड बाद कोलाइड कर रहे हैं, तो बताइए इनके बीच का सेपरेशन क्या था। मैंने उसको S12 लिख दिया। हमें किसकी वैल्यू चाहिए S12, यही है। क्या इक्वेशन लगा सकते हैं। कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, सेकंड। ut प्लस हाफ AT स्क्वायर 1 2 1 2, ये चाहिए हमने। इसको कह दिया D, इसको क्या कह दिया D। U12 कितना है 2, टाइम कितना है 10, A12 कितना है 3, 10 20 प्लस 50 इंटू 3। क्या कर पाएंगे ऐसे सवाल यार, करिए एंजॉय। बड़ा सिंपल फंडा, इक्वेशन वही S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, बट इस पर सारा काम किसमें कर रहे हैं, रिलेटिव में। बॉयज बैच बोल रहे थे सर रिलेटिव भी पेपर में डाल दो, ओवरटेकिंग और क्रॉसिंग वाला है ना, बट मैंने कहा नहीं, पहले गर्ल्स से पूछूंगा। अगर दोनों कहेंगे डाल दो फिर मना करूंगा दोनों को। मैंने कहा था आपको कि खुद बोलेंगे कि सर प्लीज सिलेबस बढ़ा दो। ओवरटेकिंग और क्रॉसिंग मैंने नहीं डाला। मैं जाता तो तोते वाला प्रॉब्लम डाल सकता था, नहीं, क्योंकि आप पे लोड बहुत बढ़ जाएगा, है ना। ये देखिए, ये देखिए हाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड। मैं सिलेबस कम कर रहा हूँ और आप सिलेबस बढ़ा रहे हैं। बॉयज कहते हैं सर फ्रिक्शन हटा दो, उसकी जगह डाल दो। चलिए मूविंग ऑन। अब यार एक बड़ा सब्जेक्टिव सवाल है हमारे पास, ध्यान यहां पर। हमारे पास 2 लिफ्ट हैं। लिफ्ट के अंदर एक व्यक्ति, व्यक्ति के हाथ में एक बॉल। दूसरी केस में लिफ्ट, लिफ्ट में एक व्यक्ति और उसने बॉल को छोड़ दिया, बॉल हवा में। बॉल इज इन हैंड, बॉल इज इन एयर। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। एक केस में बॉल आदमी के हाथ में और आदमी लिफ्ट के हाथ में। कहना सही है, जो लिफ्ट करेगी वही आदमी को करना पड़ेगा। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो आदमी भी ऊपर जाएगा, और आदमी के हाथ में बॉल है तो बॉल भी वही करेगी जो आदमी कर रहा है। अगले केस में बॉल आजाद है, बॉल आजाद है तो यहीं रहेगी, ग्रेविटी नीचे बुलाएगी, ग्रेविटी। सो बॉल किसके वश में है, ग्रेविटी। आदमी किसके वश में है, लिफ्ट के वश। फर्क समझ पा रहे हैं मेरा। मैंने ये बोला पहले में, ध्यान सबका इधर, ये मिटा दूं इधर का, चलो इधर देख लो, कोई बात नहीं। अगर मैं पहले में बोलूं कि एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ना भी लिखो तो पता ही है किसके रिस्पेक्ट में होता है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। लिफ्ट जा रही है ऊपर A1 से, तो क्या लिखी जाएगी एक्सेलरेशन, A1 ही लिखी जाएगी यार। ग्राउंड पे बैठे हुए व्यक्ति को
लिफ्ट A1 से ऊपर एक्सेलरेट होती हुई दिख रही है। एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आपको आदमी भी किससे जाता हुआ दिखेगा? A1 से। हाँ है ना? आप बैठे हो, लिफ्ट जा रही है सामने से, आपको दोनों A1 से जाते हुए दिखाई देंगे, और बॉल A1 से, क्योंकि वो किसके हाथ में है? आदमी के हाथ में है। तो हमने बोला ये भी क्या होगी? A1। तो मुझे सोच के बताइए, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू मैन? 0, क्योंकि दोनों सेम दिशा में है, घटाए जाएंगे। A1 माइनस A1 0। अगले केस में एक्सेलरेशन ऑफ सोच के जवाब देना, ये भी A1 है। लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड A1 लिख सकते हैं क्या? कोई डाउट यहां तक? नहीं। सेकंड, लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगेन A1, सॉरी लिफ्ट तो हो गया, मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? A1। आदमी भी A1 से जाएगा क्योंकि लिफ्ट भी A1 से जा रही है, और बॉल क्या आदमी के हाथ में है? नहीं। बॉल की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या बॉल तो आपको जी से नीचे आती हुई दिखेगी? बॉल गिर रही है, इसके आसपास कुछ भी करूं मैं, कोई फर्क थोड़ा पड़ता है, बॉल तो अपना जी से नीचे आएगी। सो इसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ क्या आएगी? जी। ये सारी कहां है? ऊपर। तो अब मुझे सोच कर जवाब देना। सेकंड केस में एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट 0, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में इनका गैप चेंज नहीं हो रहा। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू मैन, ऑपोजिट दिशा में, G प्लस A1, क्योंकि अगर आदमी रुका तो सिर्फ G से नीचे आती, बट आदमी ऊपर जा रहा है A से और ये G से नीचे, तो गैप किससे बढ़ रहा है? G प्लस A से। क्या मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं? इसका आंसर करेंगे, लिखना नहीं। ये लिफ्ट कहां जा रही है? चेक करिए, नीचे A से एक्सेलरेट कर रही है। आदमी भी किससे जाएगा? अगर बोला बॉल हवा में है तो बॉल की एक्सेलरेशन G होगी। अब सोच के जवाब देना, जल्दी नहीं। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू मैन सिटिंग ऑन द ग्राउंड? G। मैन कौन सा? लिफ्ट वाला है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? ये मैन लिफ्ट वाला है, और अब हम बात करें पराये आदमी की। पराया कहां बैठा हुआ है? ग्राउंड पे, तो मतलब ग्राउंड की बात हो रही है। तो इसके रिस्पेक्ट में बॉल कितने से आ रही है? G, क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन क्या है? 0। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू मैन इन द लिफ्ट? G माइनस A। क्या समझ पा रहे हैं सारे? एक बार मॉड्यूल दिखाओ। आपके में एक ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूं, उत्तर कीजिएगा क्या आएगा। A lift is moving, सुनेगा, डाउनवर्ड्स विद एक्सेलरेशन है। कौन सा केस है? पहला वाला है, दूसरा? दूसरा, ये वाला केस। मैन इन द लिफ्ट ड्रॉप्स द बॉल विद इन द लिफ्ट, क्या बॉल हाथ में है या हवा में? द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एज ऑब्जर्व बाय मैन इन द लिफ्ट, बहुत बढ़िया, एक पहला आंसर आ गया। एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू मैन स्टैंडिंग स्टेशनरी ऑन द ग्राउंड, G माइनस 0। इसके रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे? G माइनस 0। क्या पढ़ना आ गया सबको? एक सवाल था, बट ये पूरी फील्ड देने के लिए मैंने आपको 2 डायग्राम बना दिए। अब बॉल हाथ में हो या हवा में हो, आपको पता है क्या करना है, ठीक? हाँ जी। नहीं, बड़े में से छोटा नहीं, जिसको चला रहे हैं। 1-2 लिखा है मैंने, 2-1 नहीं लिखा। अगर 1-2 लिख रहे तो 1-2 लिखेंगे सारे, U12, A12, S12। हाँ, अगर U21 फिर A21 भी करना पड़ेगा, A21 माइनस हो जाएगा। पॉइंट समझ है? इसलिए मैंने 1-2 करके लिखा, रिलेटिव नहीं लिखा। तो ये आएगा 2, वो आएगा -3, और वो -2 बन जाएगा फिर, क्योंकि इस दिशा में जा रहा है। वही हमने किया, रिलेटिव का मतलब ही यही होता है। देखिए, जब यहां पर देखेंगे, ध्यान से देखना, सपोज ये एक इधर भाग रहा था 8 से, इधर भाग रहा था 4 से, इनका गैप कितने से चेंज हो रहा है? 12 से। तो हमने कहा इसको रोक देते हैं। तो इसको रोकने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा इसकी वेलोसिटी में कि 0 हो जाए? क्या ऐड करना पड़ेगा? इस तरफ 4 ऐड करना पड़ेगा, जो इसको दिया वो इसको भी देना पड़ेगा। अब ये रेस्ट पे आ गया, इसका टोटल कितना हो गया? 12। तो दिस इज सेम एज ही इज एट रेस्ट एंड ही इज गोइंग विद व्हाट?
12। मैं दोबारा बोलता हूं, मैंने कहा रिलेटिव जो हम पढ़ रहे हैं वो बेसिकली करता क्या, ऑब्जर्वर मानता है कि मैं रेस्ट पर हूं हमेशा। तभी तो आप जब ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन आगे जा रही है, पेड़ तो वहीं है, बट आपको लगता है आप रुके हुए और पेड़ कहां जा रहा है, पीछे। तो आप अपनी वेलोसिटी किसको दे देते हो, पेड़ को दे देते हो। तो रिलेटिव का फंडा ही है, एक ही चीज है, एक ही पंक्ति है, ऑब्जर्वर फील्स ही इज एट रेस्ट। ऑब्जर्वर फील्स ही इज एट रेस्ट। ये देखो, आप यहां गए ट्रेन में, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड से, पेड़ तो वहीं खड़े हैं रेस्ट पे। आपने कहा मेरे को लग रहा है कि मैं रुकी हुई हूं, तो आपने पीछे 10 ऐड कर दिया। जो अपने साथ किया वो इसके साथ भी करना पड़ेगा। अब आपकी तो नेट गति क्या हो गई, 0, बट पेड़ कितने से जाता हुआ दिख रहा है, 10 से। क्या मेरा पॉइंट समझ आ गया? अब आपने कहा 2 कार जा रही हैं सेम गति से, 10 और 10 से, तो क्या आप दोनों को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे दिख रहे हो? कैसे रेस्ट पे दिखोगे, दोनों ऐसे जा रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए पीछे क्या ऐड करेंगे, 10, वो यहां भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये भी रेस्ट पे आ गया और ये भी रेस्ट पे। ठीक है, सो एक ही पंक्ति है, ऑब्जर्वर फील्स ही इज ऑलवेज एट रेस्ट। अगर ये डस्टर इसकी तरफ जा रहा है, तो डस्टर को ये लग रहा है कि मैं तो रुका हूं, दीवार मेरी तरफ आ रही है, क्योंकि सेपरेशन तो उससे भी कम हो रहा है। चले अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट से लिख लिया जाए। हो गया नोट सबका? एक्सेलरेशन बॉल की कब तक लिफ्ट वाली रहेगी, जब तक आदमी के हाथ में, क्योंकि आदमी भी लिफ्ट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। बट जैसी बॉल हवा में आई, रिलीज कर दी गई है, तो वो किसके कंट्रोल में आ गई है, ग्रेविटी। लिखे इसके बाद यार, हो गया नोट सबका? जल्दी यार। अच्छा, अब इसका उत्तर करना। ये एक है राजू, राजू गया ऊपर A1 से, राजू के हाथ में बॉल। ये है काजू, काजू गया नीचे, काजू की बॉल हवा में। सोच के जवाब देना। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ बॉल ऑफ राजू, A1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? अगर नहीं बोला आगे, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ बॉल ऑफ काजू, जी, क्योंकि ये तो अब लिफ्ट के साथ नहीं है, क्या है, जी। इसके ऊपर क्या है, A1। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ बॉल ऑफ काजू विद रिस्पेक्ट टू राजू, G प्लस A। क्या सहमत है सारे? व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ बॉल ऑफ काजू विद रिस्पेक्ट टू काजू, G माइनस A2, A2, G माइनस A2, क्योंकि अगर लिफ्ट A2 से जा रही है तो काजू भी किससे जाएगा, A2 से। सो ये दोनों सेम दिशा में आ गए। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ बॉल ऑफ राजू विद रिस्पेक्ट टू काजू, A1 प्लस A2, A1 प्लस A2। ये डायग्राम बनाना बड़ा जरूरी है, फिर आपको दिख जाता है ना। दोबारा पूछूं, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ राजू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, acceleration of ball of Raju. What is the acceleration of ball of Kaju? What is the acceleration of Kaju? A2. What is the acceleration of Raju with respect to Kaju? Raju ऊपर A1, Kaju नीचे A2, तो A1 plus A2. What is the acceleration of ball of Raju with respect to ball of Kaju? A1 plus G. बॉल, दोनों की बॉल्स की बात हो रही है, इसकी ऊपर A1, इसकी नीचे G. A1 plus G. What is the acceleration of ball of Raju with respect to Kaju? Plus A2. A1 plus A2. अब आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। यूजुअली इसी तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में गड़बड़ होती है। ओवरटेकिंग, क्रॉसिंग तो सब कर लेंगे यार। आगे बढ़ते हैं अब यार, नेक्स्ट। लिखेगा, अ ट्रेन इज रनिंग नॉर्थ, अ ट्रेन इज रनिंग नॉर्थ with speed 36 किलोमीटर पर आवर, with speed 36 किलोमीटर पर आवर।
A monkey is running. A monkey is running on the roof of the train. On the roof of the train. With speed. With speed. With speed. पहली स्पीड क्या दी थी? With speed 20 किलोमीटर पर आवर. 20 किलोमीटर पर आवर. Relative to the train. Relative to the train. Towards south. Towards south. What is the actual speed of monkey with respect to ground? What is the actual speed of monkey with respect to ground? ये देखेगा, ये है ट्रेन. मैंने मान लिया ये नॉर्थ है, साउथ है. थोड़ी देर के लिए ये नॉर्थ, ये क्या है? साउथ. चाहे तो हम आमने सामने मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ट्रेन जा रही है कितने से? 36. अगर आपको नॉर्थ ऐसे चाहिए तो मैं ऐसे बना देता हूं. ये मैंने कह दिया सपोज 36 आई कैप. क्या कोई डाउट यहां तक? क्या जे कैप भी अच्छा लगता है? जे कैप कर देता हूं मैं. तुम्हें कहीं लगे कि सर ने आई कैप क्यों कर दिया? मैंने कहा ये मान लिया इधर नॉर्थ है, इधर क्या है? साउथ. ट्रेन जा रही है इधर कितनी गति से? वीटी कितना दे रखा है? 36. क्या? जे क्या? वेलोसिटी ऑफ मंकी हमें एक्चुअल दिया है, रिलेटिव टू द ट्रेन दिया है. तो हमें वीएमटी दिया है कितना? 20. कहां की तरफ? साउथ. मतलब -j. क्या सारे सहमत है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर V12? V1 माइनस V2. सो इसको क्या लिख सकते हैं? Vm माइनस VT. क्या लिखा जा सकता है? चेक करके बताइए. ये हमें निकालना है. व्हाट इज VT? 36i. सॉरी 36j. तो व्हाट इज VM? 36 माइनस 20 यानी कितना? 16j. अब आप ध्यान से देखिए इसका मतलब क्या हुआ. इसका मतलब ये हुआ मंकी भी इसी दिशा में जा रहा था 16 से. क्या दोनों सेम दिशा में है? सेम दिशा में ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं? 36 माइनस 16 20. यही हमें दे रखा था रिलेटिव. क्या पॉइंट समझ पा रहे हैं? बट हमें दिमाग नहीं खर्च करना, हमें वेक्टर फॉर्म लगानी है, उससे कभी आंसर गलत नहीं होगा. जब भी हमें रिलेटिव दे दिया. अब मुझे बताइए ट्रेन 36 से जा रही थी इधर इधर या इधर जा रही थी 36 से. अगर बंदर पीछे की तरफ 4 से एक्चुअल में जा रहा होता तो रिलेटिव तो 40 हो जाती. बट रिलेटिव हमें 40 दी है या 36 से कम दी है? 36 से कम दी है. रिलेटिव कितनी बोली है? 20. तो अवश्य वो उसी की दिशा में जा रहा होगा कम करने के लिए. मेरा पॉइंट समझेंगे? इन दोनों का गैप कितना दे रखा है? 20. तो ये कितना होगा? 16. ये मैं विजुलाइज करा रहा हूं. पॉइंट समझ आ गया सबको? वैसे तो वेक्टर मेथड जो बताया हर जगह लगेगा. V12 वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं. सबसे पहला फॉर्मूला V1 माइनस V2. तो यहां भी वही फॉर्मूला लगाया है. VMT इज इक्वल टू VM माइनस VT. मैंने बताया कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्मूले से हो जाएगा. ये मैंने ये बताया. ट्रेन की थी 36 है ना? रिलेटिव 36 से ज्यादा है, 36 से कम है? चेक करो. रिलेटिव कितनी रखी है? 20. कम कब होता है? जब सेम दिशा में भागते हैं. रिलेटिव तभी कम होता है. तो 36 में से कितना कम करूं कि 20 रह जाए रिलेटिव? 16. पॉइंट समझ रहे हैं ना? रिलेटिव को माइनस में देखो लिखा है अगेंस्ट द मोशन टुवर्ड साउथ. एक ये भी केस था कि अगर टुवर्ड साउथ की जगह टुवर्ड्स नॉर्थ देता. तो एक हमें पता है यहां से 36 में से कम करेंगे तो 20 आएगा कुछ. अब हो सकता है बंदर की ज्यादा हो, इसमें से ये घटाएं तो 20 आए. उस केस में बंदर रूफ के साथ वहीं सीधा ही भाग रहा होगा उससे ज्यादा. तब वो 56 से भाग रहा होगा.
ये जा रही है, देखो ट्रेन, ये देखना इधर, ट्रेन ट्रेन जा रही है 36 से और बंदर यहीं जा रहा है इसके ऊपर 56 से, तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में कितना आगे जा रहा है? 20। बट हमने बोला वो आगे नहीं जा रहा, वो अगेंस्ट जा रहा है, टुवर्ड साउथ है उसकी रिलेटिव गति। लिखा है नहीं लिखा? बहुत बढ़िया सवाल है ये कंसेप्चुअली। मैं ये बोल रहा हूं, आप मान लो हीरो को देखा आपने, हीरो हो या बंदर एक ही बात है। ये ट्रेन है यार, ट्रेन जा रही थी 20 से, मान लो हीरो को आगे पहुंचना है अगले वाले कंपार्टमेंट पे, तो वो हीरो फुर्तीला है, वो ट्रेन के साथ ही जा रहा है, ट्रेन के अगेंस्ट ही, ट्रेन के साथ जा रहा है, मान लेते हैं ट्रेन जा रही थी कितने से? 36 से, और वो अगर गया 56 से, तो अब इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आएगी? 20। बट आगे की तरफ आएगी, हमें रिलेटिव आगे की तरफ नहीं दी, कहां दी है? पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ तब संभव है जब ट्रेन तो 36 से ही जा रही है, बट ये थोड़ा धीरे भाग रहा है, ये धीरे भाग रहा है, ये भाग रहा है कितने से? 20 से या 16 से राधा। तो अब ये ट्रेन आगे निकलती जाएगी और ये अब इससे पीछे वाले डब्बे पे पहुंच जाएगा। तो इसकी रिलेटिव अगर मैं बात करूं, यहां पर ये तीसरे डब्बे पे था, थोड़ी देर में इसकी गति ज्यादा है, तीसरे डब्बे से दूसरे पे आएगा या चौथे पे? इसमें दूसरे में, मतलब इसकी रिलेटिव गति आगे की तरफ है, यहां इसकी गति कम है, तो तीसरे से कहां जाएगा? चौथे पे, तो इसकी रिलेटिव गति कहां है? टुवर्ड्स साउथ। पॉइंट समझ पा रहे हैं? मैं तो इस छोटे से क्वेश्चन को पूरा, ये सवाल अगर अपने टाइम पे पढ़ा तो 15-20 मिनट देता था इसको। क्वेश्चन हो गया, आंसर आ गया, आगे नहीं बढ़ा कि क्या क्या चीज संभव है। बहुत कम क्वेश्चन करता था मैं, बहुत कम, बट इसी से सब कुछ पता चल गया। तो इस क्वेश्चन में बोला हुआ था इसकी गति रिलेटिव टू द ट्रेन आगे नहीं, कहां है? पीछे। वो कब होगी? जब इसकी गति क्या होगी? ज्यादा। बट ये सब नहीं दिमाग लगाना, तो फिर मैं उसके बाद एक फुल प्रूफ मेथड निकालता था जो कभी फेल नहीं होता। आई कैप जे कैप, ये कभी फेल नहीं होगा। आई कैप जे कैप वाला मेथड कभी भी फेल नहीं होगा। ये मैंने माइनस जे कैप क्यों लिखा है यहां पर? पढ़िए, रिलेटिव कहां दिया? टुवर्ड्स साउथ, तो मतलब इट विल बी माइनस जे कैप। अगर बोला था रिलेटिव टुवर्ड्स नॉर्थ, प्लस जे कैप। आपके मॉड्यूल में भी एक क्वेश्चन है, आप पढ़ के बताइएगा कि वो जे कैप है या माइनस जे कैप है। मैं सवाल पढ़ देता हूं, उत्तर दीजिएगा। ट्रेन इज रनिंग in north with speed 54 km/h. Monkey is running on the roof of the train against its motion with velocity 18 km/h relative to the train. माइनस जे कैप, मतलब यहां पे क्या लिखेंगे? 18 माइनस जे कैप, और ट्रेन की गति क्या लेंगे? 54। तो क्या वेलोसिटी ऑफ मंकी आ जाएगी? लिखा हुआ वेलोसिटी ऑफ मंकी एज ऑब्जर्व बाय मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, तो मैन स्टैंडिंग को हटा देंगे, किसकी बात कर रहे हैं? ग्राउंड के रिस्पेक्ट, कंफ्यूज करने के लिए वो देता है मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। बेसिकली किसकी बात हो रही है? ग्राउंड की बात हो रही है। अब बढ़ते हैं आगे यार। अभी हमने प्रीति प्रॉब्लम कर ली क्या? प्रीति वाला क्वेश्चन किया अभी नहीं? ठीक है, गर्ल्स पहले तो होमवर्क मार्क कर लीजिए। 174, 175, एक्सरसाइज 1 ऑब्वियसली, 174, 175, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 190. That's it. That's it. लिखिए लास्ट आज का फॉर्मूला, लास्ट आज का फॉर्मूला, लिफ्ट बोल्ट प्रॉब्लम, लिफ्ट बोल्ट प्रॉब्लम।
लिफ्ट बोल्ट प्रॉब्लम। ध्यान यहां पर, हमारे पास एक लिफ्ट है, वो है रेस्ट पर, और उसकी छत पर एक बोर्ड लगा हुआ है, सीलिंग पर नट लगा हुआ है, और मान लेते हैं वो नट गिर गया, नट नीचे गिर गया। ये हाइट हमें दे रखी है h, तो हमें बोला कितने टाइम में नीचे पहुंचेगा। तो हमें ध्यान रखना है t जो होगा इट विल बी अंडर रूट 2h/g। कैसे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, s इज इक्वल टू वॉट, ut प्लस हाफ इट स्क्वायर। हम रिलेटिव वाला काम कर रहे हैं। मुझे बताइए, ये रेस्ट पर है तो ये भी रेस्ट पर है, दोनों का u रिलेटिव क्या है, 0। s रिलेटिव कितना है, h। a रिलेटिव, क्या लिफ्ट की एक्सेलरेशन है, नहीं। बोल्ट गिरेगा तो क्या होगी, g। तो क्या हमारे पास आंसर आ जाएगा, t किसके बराबर, 2h/g। क्या सारे सहमत हैं। अब मुझे बताइए, लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, किससे जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी। अब बोल्ट गिरा, तो मुझे बताइए, क्या जब ये कांस्टेंट से जा रहा होगा बोल्ट भी यू से ऊपर जा रहा होगा, लिफ्ट भी यू से जा रही होगी, तो व्हाट विल बी यू रिलेटिव, 0। तो आंसर देखें दोबारा से वही आएगा, अंडर रूट क्या, 2h/g। अगर लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है ऊपर और अब बोल्ट गिरा, बोल्ट की एक्सेलरेशन कहां होगी, जी, क्योंकि जब हवा में होता है तो एक्सेलरेशन क्या होती है, जी। देख रहे हो ना ये बॉल को, क्या होती है, जी। तो जी नीचे, ए ऊपर, व्हाट विल बी इफेक्टिव, अंडर रूट 2h/g प्लस ए। पता भी है हमें, जी इफेक्टिव जी प्लस ए हो जाता है, एनएलएम में पढ़ा हुआ है हमने। सो एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स। और लास्ट केस क्या है गर्ल्स, डाउनवर्ड। आपके मॉड्यूल में एक ही केस है चारों में से, हमने लिख दिया सारे। अगर ये नीचे जाएगा व्हाट विल बी एक्सेलरेशन, सो आंसर आएगा टी किसके बराबर, अंडर रूट 2h/g माइनस। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, दोनों के यू कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि हम रिलेटिव लिख रहे हैं लिफ्ट के रिस्पेक्ट में। वैसे कम ज्यादा चल सकता है, बट लिफ्ट के रिस्पेक्ट में हम लिख रहे हैं सब कुछ। जब तक कनेक्टेड है तब तक तो साथ ही जा रहा है, उसके बाद सेपरेट हुआ है ना, सब में कनेक्टेड है, ऊपर लगा हुआ है, फिर बोल्ट है वो गिरता है। फटाफट लिख लो यार, इस पर सिर्फ एक ही सवाल है आज का, फिर आजाद हैं आप। आज स्पीड बढ़िया थी आप लोगों की। हमारा टारगेट लेफ्ट बोल्ट से पहले पहले तक का था। आज वन ऑफ द रेयर केसेस। आप मतलब कल वाकई मोटिवेट हुए हैं। हाँ, बोल्ट है, बिल्कुल है। कितना इनोसेंट क्वेश्चन है, फोर्थ में बोल्ट ही नहीं है, माफी चाहूंगा, आपको मैंने ट्रॉमा दिया। बोल्ट बिल्कुल है यहाँ। बोल्ट है, बिल्कुल है बोल्ट। इतने इनोसेंट क्वेश्चन आते हैं ना कई बार। तभी आप पीछे से आज आ गए हैं क्वेश्चन पूछने के लिए ना, लास्ट लास्ट में पीछे बैठे हुए थे ना। कॉन्फ़िगरेशन पता रहती है सबकी लगभग। उल्टा मैं कॉन्फ़िगरेशन देख के याद रखता हूँ कि मैंने लास्ट क्या पढ़ाया था। किस क्लास की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी।
एट अ हाइट, एक्सेलरेशन क्या दिया मैंने, 4, 4 दिया ना, एट अ हाइट 18 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, एक्सेलेटिंग अपवर्ड है डाउनवर्ड से, अपवर्ड्स, बहुत बढ़िया। फाइंड द टाइम टू रीच द बॉटम। एक्सेलेटिंग अपवर्ड से कौन सा फॉर्मूला यार, टी एच इक्वल टू 2h अपॉन जी प्लस ए। और अब देखिए सारा फीट में दे रखा है क्या, 18 क्या दिया है, मीटर नहीं, उसको भी फीट कर दें, 18 फीट, तभी तो यूनिट में खेल पाएंगे। 18 फीट, इधर ध्यान, और नीचे जी की वैल्यू बताई थी 10 होती है, 32, 32 प्लस एक्सेशन क्या है 4, सॉल्व कर लीजिए, ये लीजिए अस्मिता, 36/36 आंसर क्या आएगा, 1 सेकेंड। जिस भी स्टूडेंट को अभी तक आईडी कार्ड नहीं मिला है वो काउंटर पर आकर अपना नाम और फॉर्म नंबर लिखवा दे।